भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें, विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी और वो स्वस्थ क्रांति सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगी। जिस प्रकार से दुनिया की पहली औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, ठीक उसी प्रकार से दुनिया की पहली जेनजी क्रांति नेपाल में शुरू हो चुकी है। इस क्रांति में नेपाल के युवाओं ने सरकार के विरोध में सरकारी संस्थानों का न केवल घेराव किया बल्कि प्रदर्शन भी उग्र किया है। सरकार ने इस प्रदर्शन को ऐसे दबाया कि कई लोगों की मृत्यु हो गई है और सरकार ने ये बताया है कि ये लोग सड़क पर इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि सरकार ने एक आदेश के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कई सारे एप्लीकेशन को बैन करने की बात बोली थी और उसके विरोध में आकर ये लोग इस प्रकार से भैंवड़ा बा रहे हैं। यह है सरकार का कहना है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विरोध होता तो यह आंदोलन इतना उग्र नहीं होता कि इतने लोगों की जान जाती। हकीकत क्या है इस आंदोलन के पीछे, उसको समझने से पहले हमें यह भी समझना होगा नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, जहां यह जेनजी क्रांति का वायरस फैल चुका है, क्या यह वायरस भारत में भी आ सकता है? भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना है? अब देखिए, भविष्य की बात तो वो बता सकते हैं जिन्हें भविष्य का ज्ञान हो। तो आइए हम चलते हैं उन महान व्यक्तियों की तरफ जो सच में भविष्य बताते हैं। आइए उनका इंटरव्यू लेते हैं। बाबा, आपका क्या कहना है कि भारत में यह वायरस फैल पाएगा कि नहीं? अरे नक कटा ठटरी के बंदे, हम बाबा ढाबा कछु नहीं है, हमें नंबर 1 के फ्रॉड। अगर हमारे पास भविष्य देखने की शक्ति होती तो सबसे पहले हम ये बताते कि पहलगांव में अटैक होने वाला है, भारत को ये बता देते कि प्लेन क्रैश होने वाला है, रेल एक्सीडेंट होने वाला है, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बाढ़ आने वाली है। जब हम भारत की घटनाओं का भविष्य नहीं बता पा रहे नक्कटा, तो नेपाल का कैसे बता दें? अरे बाबा, गरियाए कहा रहे हो। खैर, बाबा ने जब से गुच्ची का चश्मा लगाया है और शादी का विचार मन में आया है, तब से हनुमान जी ने इनकी सारी भविष्य देखने वाली शक्तियां खींच ली हैं। अब गेंडा स्वामी की मिसाइल में सिर्फ धुआं ही धुआं रह गया है। अब इस देश को जरूरत है एक नए बाबा की। इसीलिए अब लॉन्च हो रहे हैं नैया पार के बाबा बड़बड़ानंद। दर्शन कीजिए, दान पत्र में दान भी कीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आपके भविष्य की चिंता अब मुझे है। अब मैं बताऊंगा कि भविष्य में इस प्रकार के वायरस भारत को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और यह भी बताऊंगा कि आखिरकार इस जेनजी क्रांति के पीछे का असली कारण क्या है। तो आइए एक एक करके करते हैं बात। पहले करते हैं बात कि कारण क्या है, फिर ये बात करेंगे कि ये वायरस भारत में आएगा कि नहीं। बोरो चटनाओ। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिरकार नेपाल का यह हिंसक आंदोलन हुआ ही क्यों। इसको समझने के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका जो इस आंदोलन को कुचल रहे हैं यानी सरकार, और एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका है जो इस आंदोलन को कर रहे हैं यानी नेपाल के युवा। नेपाल के सरकार के अनुसार उन्होंने किया डिजिटल मीडिया बैन, इससे जेनजी युवाओं को नहीं हुआ बर्दाश्त, सड़कों पर आकर आंदोलन करने लगे। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें एक संस्था है हामी नेपाल, जो सामान्यतः नेपाल को आगे ले जाने के लिए, अच्छी दिशा देने के लिए काम करती है, ऐसा इस संस्था का मानना है। उसका ये कहना है कि हम यह आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नेपाल में भ्रष्टाचार फैल चुका है, असमानता फैल चुकी है, गरीबी फैल चुकी है, बेरोजगारी हो गई है। लेकिन सरकार इसको यह कहते हुए दबा रही है कि सोशल मीडिया बैन किया है, इसीलिए जेनजी युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन यह गलत है। नेपाल की हालत बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। तो जहां इस प्रकार की कंडीशन होगी, कोई भी देश हो, इस प्रकार का आंदोलन तो हो जाएगा। तो क्या भारत में इस प्रकार की कंडीशन है? क्या भारत इस प्रकार की स्थिति में है? अभी भारत की स्थिति क्या है? भाई सही कह रहा है, भारत में भी बेरोजगारी है और बेरोजगारी के लिए युवा कितना लड़ रहा है। चाहे वो एसएससी की बेरोजगारी हो, बीपीएससी की हो, एमपीपीएससी की हो, एसएससी हो, आप उठाकर देख लो ना, बेरोजगारी का एक बड़ा लेवल है। सरकार के बस का नहीं है कि वो सबको रोजगार दे पाए। रोजगार उसी को मिलेगा आज की इस दुनिया में जिसके पास स्किल है। और भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, डीप सीख है, चैट जीपीटी इत्यादि, इन पर काम कीजिए। कई प्रकार के कोर्सेज आ रहे हैं। ध्रुव राठी जैसे लोग भी यह कोर्स लेकर आते हैं, बताते हैं कि आप स्किल्ड होइए, सरकार के भरोसे मत बैठिए। यदि आप जॉब में हैं, पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं, तो मैं कहता हूं शेयर मार्केट सीख लीजिए। तो शेयर मार्केट जुआ लगेगा तो स्वाभाविक है कि वो बेरोजगार तो होंगे ही होंगे। और अगर बेरोजगार होंगे तो नेपाल जैसी कंडीशन होगी। और जो सच्चा खुददार व्यक्ति होगा, जिसे अपने लिए रोजगार चाहिए होगा, वो निश्चित रूप से सरकार से बगावत तो करेगा ही, कम से कम मांग तो करेगा। जैसे एसएससी के छात्रों ने, एसएससी के शिक्षकों ने केंद्र सरकार में दिल्ली में जाकर की थी। वो बात अलग है कि सरकार ना माने। सरकार इसलिए भी नहीं मानती है कि सरकार को मालूम है कि इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है।
इस देश में अंधभक्तों की एक विशेष संख्या है। इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी आंकड़ों को मैनिपुलेट कर दिया जाएगा और अंधभक्तों के सामने उन आंकड़ों को परोस दिया जाएगा। और इस देश में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, जो जितना बेरोजगार वो उतना बड़ा अंधभक्त, तो उनके दिमाग में एक पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें बेरोजगारी फील नहीं होती है। पता है क्यों? उनको लगता है कि इस देश में बेरोजगारी है ही नहीं। भाई, जब जेटली जी का लड़का बिना किसी योग्यता के बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन सकता है, इसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? अगर ये रोजगार है तो फिर इनके चाहने वाले भी रोजगार में ही हो गए ना। और केवल जेटली जी का लड़का ही क्यों, सोनिया जी का लड़का ले लो, लालू जी का लड़का ले लो, मुलायम जी का लड़का ले लो, कुछ समय के बाद अरविंद केजरीवाल का लड़का भी आ जाएगा। और जो उनको चाहने वाले हैं वो बोलेंगे जब मालिक हमारे सेट हैं, मालिकों को रोजगार मिला है, मैं मानूंगा मुझे रोजगार मिला है, तो उन्हें फील ही नहीं हो रहा है। और ऐसे ना जाने कितने मालिक हैं जो पीढ़ियों से बनते चले आ रहे हैं। जैसे एक मालिक ये बैठे हैं, क्या योग्यता है लेकिन आईसीसी में बैठे हैं, मालिक सेट हैं, तो इनके चाहने वाले बोलेंगे बस मालिक को रोजगार मिल गया, हम तो वैसे ही खुश हैं। अभी गडकरी जी के लड़कों की खबर आई है कि भैया एथेनॉल में उन्होंने पैसे ही पैसा छाप दिया है। अब मालिक का लड़का अगर सेट है तो हम भी सेट हैं, हमारे लड़के भी सेट हैं। सिंधिया जी का लड़का मध्य प्रदेश में क्रिकेट का मालिक बन गया है। योग्यता क्या है? भाड़ में जाए, मालिक का बच्चा है, मालिक का बच्चा सेट मतलब मेरा बच्चा सेट। और सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया हमारे बच्चों को बताए, हमें बताए कि रोजगार की बात उठाए, रोजगार का मुद्दा उठाए, वो खुद बिके हुए हैं। तो अब तो ये लगता है कि अगर ये लोग भी सेट हैं, इनके बच्चे भी सेट हैं, बस इन लोगों को रोजगार मिल गया, मैं मान लेता हूँ पूरे भारत को रोजगार मिल गया। हकीकत ये है कि अगर मीडिया सच्चाई दिखा दे ना बेरोजगारी को लेकर, तो नेपाल जैसी कंडीशन इंडिया में बन जाएगी। और बनती है, हर बार आंदोलन होते हैं, वो तो कुचल दिए जाते हैं। एक साथ युवा इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि युवा अधिकांश तो मालिकों के तले भी चाट रहे हैं इन लोगों की तरह। तो ये कहा जा सकता है कि ये लोग नेपाल का उस वायरस को जो जेनजी आंदोलन के रूप में उभर रहा है, उसको भारत में आने से स्वाभाविक रूप से रोक रहे हैं। ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। अगर ये सच्चाई बताने लगे सरकार को, तो युवा इतना आंदोलित हो जाएगा कि सरकार को मजबूरन फिर युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, जो सरकार अभी खा के बैठी है। अब दूसरा कार्ड क्या था? नेपाल में जो है आंदोलन हो रहा है, उसका दूसरा कार्ड है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ की जनता परेशान हो गई है और उसने जाके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो वहाँ आंदोलन चल रहा था। हो सकता है कि जब यह वीडियो मैं अपलोड कर दूँ तब तक आपको ये खबर मिले कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वहाँ के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि जब जनता सड़क पर उतरती है ना, तो फिर किसी की तानाशाही नहीं चलती। और जो तानाशाही नेपाल में चला रहे थे और उस तानाशाही के चलते नेपाल में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसी का परिणाम है ना यह आंदोलन। तो क्या वैसा भ्रष्टाचार या वैसी तानाशाही भारत में भी दिख रही है? अगर वैसा कुछ दिख रहा है तो भविष्य में वैसा कुछ आंदोलन दिख भी सकता है। अब भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं, मैं कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं, आप खुद बताना। भारत में आए दिन रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं। कब कब रेल एक्सीडेंट हुए उनकी लंबी लिस्ट है, लेकिन हर बार रेल एक्सीडेंट होगा, हर बार आके सद्भावना दी जाएगी। हर बार रील बनाते हैं रेल मंत्री और डाल देते हैं कि इस बार अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कवच बना दिए, फलाना बना दिया, ढिकाना बना दिया, पता नहीं क्या क्या टेक्निक्स हो गई हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो जानवरों की तरह हम रेल में भर के जाते हैं, ट्रेन में भर के जाते हैं, लेकिन बाद में आके बोल देंगे कि हमने सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ बोलते हो, कर नहीं पा रहे हो। तो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो टैक्स का पैसा? एयरपोर्ट गिर रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, रोडें धंस रही हैं, पुल गिर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि जो पैसा इतना ले रहे हो हर चीज़ में लेकर, सुई से लेकर एरोप्लेन तक कुछ भी खरीदो टैक्स देना पड़ता है। पहले रोड टैक्स दो, फिर टोल टैक्स दो, फिर गाड़ी का टैक्स दो, फिर फलाने का टैक्स दो, फिर ढिकाने का टैक्स दो। ये पैसा कहाँ जा रहा है? और अगर इतना पैसा देने के बाद हम लोगों की ये हालत हो रही है, तो बोला जाएगा ना ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे रेल पुल गिरने तक तो ठीक था, पर इस अमृत काल में तो युवाओं के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है दिन दहाड़े। राजस्थान एसआई की भर्ती परीक्षा कैंसिल हो गई, और ऐसे वैसे कैंसिल नहीं हुई। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग हुई, ट्रेनिंग हुई, ड्यूटी पे गए, तब जाके एग्जाम कैंसिल हुआ, भर्ती ही कैंसिल कर दी गई। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? मैं तो उन अनपढ़ सीएम से, मंत्रियों से कहना चाह रहा हूँ जो राजस्थान की गद्दी में अपने पिछवाड़े टिका के बैठे हैं, अगर तुमको मैं ऐसे ही निरस्त कर दूं तो तुम्हें कैसा फील होगा? तो ये कैसी न्याय प्रणाली है, कैसी शासन व्यवस्था है कि जब प्रारंभिक चरण में तुमने ध्यान नहीं दिया कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो तुम्हारा सिस्टम खोखला है। वो खोखला इसलिए कि तुम खोखले हो। जब तुम खोखले हो तो बैठे क्यों हो वहां पर? तुम्हारी अयोग्यता के कारण ये बच्चे क्यों ये परिणाम भोगे? और ये बच्चों के अंदर कितना उबाल होगा तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो संविधान के कारण, देश के सम्मान के कारण अपने जहर का घूंट पी जाते हैं। लेकिन यह घूंट ज्यादा दिन तक नहीं पिया जाएगा, और जिस दिन यह घूंट उगला जाएगा ना, उस दिन नेपाल जैसे हालात होंगे। और मैं राजस्थान के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से खुलेआम कहता हूं कि तुमको लग रहा है कि छात्रों में कोई नाराजगी नहीं है, तो तुम्हें कसम है अपनी मम्मी की, एक बार बिना सिक्योरिटी के इन बच्चों से अकेले मिल लो, वो अगर सिंगल पीस में वापस आ जाओ, नाम बदल दूंगा। इतना आक्रोश है इनके अंदर। वो तो संविधान का सम्मान है, देश का सम्मान है कि हमारे देश की बदनामी होगी, हमारे संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। नहीं तो तुम लोगों को तो ऐसे रोड पर नंगा करके मारे ये बच्चे
कि तुम्हारी अयोग्यता के कारण वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आराम खोरो, अगर कुछ नहीं करना आ रहा है तो गद्दी छोड़ो ना। और किस किस की गद्दी छुड़ाएंगे? एक जगह भर्ती कैंसिल हो रही है तो कहीं पेपर लीक हो रहा है, लेकिन मुंह आके बोल देंगे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कि झूठ बोल के ही तो देश चल रहा है। लेकिन यह झूठ ज्यादा दिन नहीं जिया जाएगा। जैसे हालात नेपाल में थे वैसे हालात अब इंडिया में होने वाले हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि नेपाल का वायरस इंडिया आ पाएगा, तो हरकतें तो वही नेपाल वाली हो रही हैं। रेलवे में भ्रष्टाचार है, एडिक्यूटी एसएससी, ये याद है? सरेआम बच्चे बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, या पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, हमसे फीस भी ली जा रही है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं देख रही है, क्योंकि सरकार के पास खुद इसका कमीशन गया होगा। अगर कमीशन नहीं जाता तो क्या बच्चों का भविष्य खराब होने देते? और मैं ये कहता हूं कि इस देश में केवल भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार का चेहरा भी है। ये रहा सामने भ्रष्टाचार का चेहरा, कर दो इसके ऊपर कार्रवाई। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जिस देश में भ्रष्टाचार का चेहरा होता है ना, उस देश में हमारा प्रधानमंत्री गलवैयां कर रहा होता है भ्रष्टाचारी के साथ। ये भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री ने ही इसके ऊपर आरोप लगाया था 70,000 करोड़ रुपए का, वही प्रधानमंत्री गलवैयां कर रहा है। तो जब भारत का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी के साथ गलवैयां कर रहा हो तो उस देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा? वो कहो तुम खाएंगे ना खाने देंगे, पैक करके ले जा रहा है नाक के नीचे, कैसी बात कर रहे हो? फिर बोलते हो कि नहीं वो नेपाल में होने वाला वायरस इंडिया में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? छात्र अपने अधिकारों की मांग क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। उस तरह का उपद्रव नहीं होगा। और हम लोग करते भी हैं, आंदोलन होता है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन मक्कारी है जो सुनना नहीं चाहते। लेकिन भारत देश लोकतांत्रिक है, इस प्रकार का कोई भी युवा हरकतें नहीं करेगा जिससे कि अशांति फैले। शांतिपूर्वक तरीके से हम अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सरकार के पास अगर जाना पड़ेगा तो जाएंगे, सरकार की अगर लाठियां खानी पड़ेगी तो खाएंगे। यह देश संविधान के अनुसार चल रहा है। संविधान कहता है कि यदि लोक व्यवस्था डिस्टर्ब करोगे तो सरकार तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगी। तो रैली करना, धरने पर बैठना, यह सब लोक व्यवस्था डिस्टर्ब करने के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ कर रही होती है। पर प्रॉब्लम यह है कि सरकार आखिरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है? जो सरकार युवाओं की बात करती है उसे युवाओं के बारे में सुनना होगा, लेकिन अपने मांग मनवाने के लिए, सरकारों तक बात पहुंचाने के लिए इस निम्न स्तर तक तो हम नहीं जाएंगे और ना ही जाना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के स्तर पर जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल देश की बदनामी होती है, देश के संसाधन भी नष्ट होते हैं और सरकार पर हमारा भरोसा कम भी होता जाता है। मैं तो भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो बोलते हैं वो करके दिखाइए। मानता हूं कि यह देश बहुत बड़ा है और इस देश को चलाने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। मुद्दा यह है कि यह देश सबसे प्रमुख है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। अगर ये मजबूत हैं तो देश निश्चित रूप से मजबूत होगा। देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। योजना जमीन पर अगर जाएंगी तो देश का हर नागरिक संतुष्ट होगा और किसी प्रकार की ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि उसे नेपाल जैसी हरकतें करनी पड़े। अंत में ये कह सकता हूँ कि हाँ, अगर सरकारें देर से जागती हैं, सरकारें केवल राजनीति ही करती रहीं, सरकारें जो कहती हैं अगर वो नहीं करती हैं, तो निश्चित रूप से जो नेपाल में वायरस है वो भारत में आ सकता है। तो मेरा ये अनुमान है कि सरकार इस बात को समझेगी, आक्रोश को समझेगी, चाहे वो किसानों का आक्रोश हो, महिलाओं का आक्रोश हो, युवाओं का आक्रोश हो, निश्चित तौर पर उसका समाधान भी निकालेगी और सरकार उस ओर प्रयास भी कर रही है। कम से कम ऐसा प्रावधान तो किया जाए कि सरकारी नौकरियों की जो प्रक्रिया है वो सरलीकरण की जाए। सरकारी नौकरी की जो आवाज़ें हैं विभिन्न प्रकार के छात्रों के द्वारा उठाई जाती हैं, कम से कम सीएम जी उसका एक बार हवाला तो लें। सीएम छोटी छोटी बातों पर, पीएम छोटी छोटी बातों पर यूँ ट्वीट कर देते हैं। छात्रों के लिए ना तो मन की बात में कोई बात बोली जाती है, ना ट्विटर पे आके कोई बात बोली जाती है। बस छात्रों का अगर हित सदा रहेगा, किसानों का हित सदा रहेगा, महिलाओं का हित सदा रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों का हित सदा रहेगा, तो निश्चित तौर पर यह देश आगे जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता इस देश में असमानता नहीं है, पूरी तरह से असमानता है। नितिन गडकरी के लड़के में जो कमाई की है वो 3 साल में कितनी होगी सबको दिख रही है। अडानी की प्रॉपर्टी, अंबानी की प्रॉपर्टी, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है, उन्होंने मेहनत की है, कमाया है। लेकिन जो हमारे अधिकारों में है वो तो हमें मिलना चाहिए। अब ऐसे भ्रष्टाचारी अगर आकर हमारे अधिकारों को छीन लेंगे, ऐसे भ्रष्टाचारी आकर हमारे बच्चे जो ऑफिसर बने हैं उनको गालियां आकर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा सरकार से भरोसा कम होगा। अगर भ्रष्टाचारी कोई है तो उससे ना कोई मित्रता होगी, जो कानून के अनुसार सजा हो सकती है वो होगी, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। अगर आप इस स्तर की राजनीति करोगे तो निश्चित तौर पर आप अगर अपना हित देखोगे तो मैं अपना हित देखने लगूंगा, फिर देश का हित कौन देखेगा? देश का हित सर्वोपरि है। अगर देश का हित नहीं देखा जाएगा तो नेपाल जैसी हालत हो जाएंगी। यहाँ सब अपना हित देखने में लगे हुए हैं, इसीलिए देश सर्वोपरि है। देश से बढ़कर कुछ नहीं, ना पार्टी ना नेता, सबसे बड़ा देश है। भारत माता की जय।